हाय एवरीबॉडी, मैं सुधाकर स्वागत करता हूँ आप सब लोग को मेरा यूट्यूब चैनल में। आज का सेशन में हम देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या डेफिनेशन है, क्या उसका मीनिंग है, आज हम उसको थोरोली पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले वर्ड देखेंगे स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का अर्थ हो जाता है कि बेंचमार्क या लेवल या पैरामीटर। अगर किसी चीज़ को हम मेजर करेंगे तो किस हिसाब से मेजर करेंगे, एक पर्टिकुलर उसका स्टैंडर्ड रहता है। जैसे हम लोग जाते हैं होटल में, होटल के लिए जाते हैं खाना खाने के लिए होटल में, तो दोस्तों के साथ हम बात करते हैं ये होटल अपना स्टैंडर्ड का है या अपना लेवल का है। मतलब हमको अगर खुशी मिलता है तो उस चीज़ का हम जाहिर करते हैं कि ये होटल अपना लेवल का है या अपना स्टैंडर्ड का है। तो अकाउंटिंग में जितना भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं या डील करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन में, उसके लिए क्या पॉलिसी है, क्या रूल है, क्या मेथड है, वो सब चीज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिफाइन करता है। मतलब ईयर एंड में हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उसमें जितना भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग होता है उसका कैसे डीलिंग होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसका रूल्स और रेगुलेशन वगैरह सब चीज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिफाइन किया गया है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अगर हम अच्छे से समझेंगे, उसका दो पार्ट होता है। पहला हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब पहला चीज हो गया स्पेसिफिक रूल्स। पहला हो गया स्पेसिफिक रूल्स, दूसरा हो गया मेथड। स्पेसिफिक रूल्स और मेथड को दोनों को मिला के बनता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से समझा देता हूँ, समझने में आसानी होगा। स्पेसिफिक रूल्स का मीनिंग है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हम ईयर एंड में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उस टाइम पे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होता है, वो हो गया स्पेसिफिक रूल्स। वैल्यूएशन अगर क्लोजिंग स्टॉक का करेंगे, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, वो मेथड हो गया फीफो लिफो वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज अगर वैल्यूएशन हम करेंगे क्लोजिंग स्टॉक का तो उसके लिए तीन मेथड है। एक तो फीफो लिफो वेटेड एवरेज मेथड। लिफो को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने मना किया है अप्लाई करने के लिए, इस चीज को अप्लाई नहीं किया जाता है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में। लिफो को इस्तेमाल किया ही नहीं जाता है, केवल किया जाता है फिफो, नहीं तो वेटेड एवरेज मेथड। ये दोनों चीज इस्तेमाल में है, एक तो फिफो, दूसरा हो गया वेटेड एवरेज मेथड। तो ये हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग। कुछ स्पेसिफिक रूल्स और कुछ मेथड अप्लाई होता है, उसको किया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जरूरत क्यों पड़ा, नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्यों जरूरत पड़ा वो भी मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से समझा देता हूं। कंपनी एक्स है, कंपनी वाई है, ये दोनों का अकाउंटेंट है। अगर ईयर एंड में बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है तो अकाउंटेंट क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है, तो इस कंपनी का अकाउंटेंट ने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट प्राइस के हिसाब से वैल्यूएशन किया, और इस कंपनी का अकाउंटेंट ने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया मार्केट वैल्यू के हिसाब से। तो कोई अगर इन्वेस्टर देखेगा दोनों का बैलेंस शीट, कॉस्ट प्राइस के हिसाब से अगर कोई वैल्यूएशन करेगा, उसका वैल्यू
लो रहेगा, और मार्केट वैल्यू के हिसाब से अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया गया तो उसका वैल्यू हाई रहेगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हाई रहेगा तो बैलेंस शीट में कंपनी का पोजीशन भी एकदम स्ट्रांग दिखेगा, फाइनेंशियल पोजीशन एकदम स्ट्रांग रहेगा। इसका वैल्यू कम है तो इसका पोजीशन भी इतना, इस हिसाब से कंपैरिजन करेंगे तो इसका वैल्यू एकदम वीक रहेगा। तो कोई अगर इन्वेस्टर है, पोटेंशियल इन्वेस्टर है, मतलब अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया लेकिन इन्वेस्ट करने वाला है, तो वो डेफिनेटली कंपनी वाई में इन्वेस्ट करेगा। लेकिन ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है, क्योंकि कॉस्ट जितना भी हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूशन करेंगे उसका वैल्यूशन का प्रोसेस है कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू whichever is लो। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, कॉस्ट प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू whichever is लो, उस हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है। तो ये सही है, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का होना जरूरी है। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर है तो डाइवर्सिंग अकाउंटिंग पॉलिसी को इरेडिकेट किया जाता है। मतलब अलग अलग कंपनी अलग अलग मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं, एक ही मेथड अप्लाई करेंगे। ये हो गया, ये ठीक से मेंटेन किया, कॉस्ट प्राइस के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया तो इसका बैलेंस शीट सही है। तो इस बैलेंस शीट को देखकर कोई भी आदमी कंपनी में पैसा निवेश करने के लिए आएगा। लेकिन ये रॉन्ग मेथड है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें फंस जाएंगे क्योंकि उसका फाइनेंशियल पोजीशन एकदम स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि उसका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन एकदम हाई मार्केट प्राइस पे किया गया, इसलिए इसमें बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो गए। लेकिन ये पॉलिसी ठीक नहीं है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब अप्लाई होता है, दोनों कंपनी का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन का प्रोसेस सेम रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन का प्रोसेस सेम रहने से कंपैरिजन एकदम सही हो जाता है। अभी देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या एडवांटेजेस है। पहला एडवांटेजेस हो गया, कंपैरिजन बिकम्स इजी। दोनों कंपनी है तो दोनों के लिए वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के लिए एक ही मेथड अप्लाई हुआ तो दोनों कंपनी का बैलेंस शीट कंपैरिजन करने में एकदम आसानी रहेगा। इसी हिसाब से बोलते हैं कंपैरिजन बिकम्स इजी। दूसरा हो जाता है क्वालिटी ऑफ वर्क इंक्रीजेस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर फॉलो करके वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक किया जाएगा तो उसमें कोई मैनेजमेंट प्रेशराइज नहीं कर सकता है अकाउंटेंट को कि ये मेथड अप्लाई करके वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करो। तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में प्रिस्क्राइब किया गया है वेटेड एवरेज मेथड करो, नहीं तो फीफो मेथड अप्लाई करो, तो उसमें मैनेजमेंट कोई मतलब प्रेशराइज नहीं कर सकता है अकाउंटेंट को। तो अकाउंटेंट अपना काम एकदम बढ़िया से कर सकता है, इसलिए उसका क्वालिटी ऑफ वर्क इंक्रीज हो जाता है। तीसरा हो गया अभी मैनेजमेंट के लिए स्मूथ वर्किंग कंडीशन हो जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जितना भी रूल्स और रेगुलेशन है उसको फॉलो करके अगर बिजनेस में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा तो स्मूथ वर्किंग कंडीशन पॉसिबल है। मतलब जितना भी काम है आसानी से किया जाता है, क्योंकि रूल और रेगुलेशन फॉलो करके उसको रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए काम एकदम आसानी से हो जाता है। ये चीज़ हो गया एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अभी देखते हैं रोल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। रोल या यूसेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या रोल है। इसका टोटल 4 एलिमेंट है। पहला हो गया रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मीनिंग है पहचान करने का, कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जगह मिलेगा। तो एक एग्जांपल के हिसाब से समझा देता हूँ। कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई जगह नहीं मिलता है या इसका रिकॉर्डिंग नहीं किया जाता है। कंटिंजेंट लायबिलिटी नॉट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको कहते हैं रिकॉग्निशन, मतलब पहचान करने का, कौन सा एलिमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे और कौन सा एलिमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब ऐसा लायबिलिटी है उसका कोई सियोरिटी नहीं है, मतलब कंपनी के ऊपर कोई केस किया है, शायद कंपनी केस जीत सकता है या हार सकता है, अगर केस हारेगा तो बहुत सारा नुकसान होगा, उसको कहते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। दूसरा हो गया मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब वैल्यूशन, वैल्यूशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को कैसे वैल्यू करेंगे, एक तो है फीफो में, नहीं तो वेटेड एवरेज मेथड में। लिफो नॉट एप्लीकेबल व्हाइल वैल्यूशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तीसरा हो गया प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब फाइनेंशियल डाटा को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसा प्रेजेंट करेंगे एंड यूजर को समझने में एकदम आसानी रहेगा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन ए परफेक्ट वे टू फैसिलिटेट एंड यूजर, मतलब फाइनेंशियल डाटा को ऐसे प्रेजेंट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंड यूजर उसको आसान से समझ सकता है और एनालाइज करके अपना निर्णय ले सकता है या डिसीजन ले सकता है। चौथा हो गया डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर मतलब रिवीलिंग, रिवीलिंग ट्रू एंड फेयर व्यू। प्राइमरी पर्पज है डिस्क्लोजर का ट्रू एंड फेयर व्यू को रिवील करने का, मतलब जितना भी अकाउंटिंग पॉलिसी इस्तेमाल किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में, उसको ट्रू एंड फेयर व्यू में दिखाना पड़ेगा, क्या क्या रूल्स क्या क्या मेथड अप्लाई किया गया है, उसको कहते हैं डिस्क्लोजर। अभी देखते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ड्रॉबैक क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। In some cases, different methods become hardship, like valuation of closing stock, LIFO, FIFO, weighted average method. Which method to follow may be a choice of accountant. मतलब FIFO और weighted average method, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला ये दोनों में से कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हो वैल्यूशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में। वैल्यूशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में ये दोनों में से कोई चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो। ये अकाउंटेंट के ऊपर बर्डन है, मतलब कोई अगर एक रूल होता है तो उसके लिए उस रूल को फॉलो करके वो कर देता है, लेकिन दोनों है तो इसमें उसको चुनना पड़ेगा, ये एक बर्डन है अकाउंटेंट के ऊपर। ये हो गया पहला लिमिटेशन। दूसरा लिमिटेशन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉट सुप्रीम, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉट सुप्रीम मतलब ये कंपनी लॉ को फॉलो करके या कंपनी लॉ को आगे रख के काम करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सुप्रीम बॉडी नहीं है, नॉट सुप्रीम बॉडी, मतलब कंपनी लॉ के हिसाब से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉ को आगे रख के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काम करता है, ये इंडिपेंडेंटली कोई भी चीज़ नहीं कर सकता है। तीसरा चीज़ हो गया मैनिपुलेशन पॉसिबल,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करने के बाद भी बैलेंस शीट में बहुत सारा गड़बड़ किया जा सकता है, या सजावटी मैनर में बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर सकते हैं इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए। ये हो गया मैनिपुलेशन पॉसिबल। चौथा हो गया बहुत सारा रूल्स ऑन रेगुलेशन। मैनी रूल्स एंड रेगुलेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसलिए ये हैक्टिक हो जाता है या रिजिड हो जाता है मैनेजमेंट को इस हिसाब से या इस दायरे में काम करने में। ये था छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में आज का सेशन। ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। नमस्ते, आगे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्ते, थैंक यू।